हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम। मुस्कान मंधिया, न्यू लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंटेम्परेरी थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी और हमारी पहली थ्योरी है एलिटिस्ट थ्योरी। सो रिक्वेस्ट यू कैस के प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। जो ट्रेडिशनल थ्योरीज है डेमोक्रेसी की, वो डेमोक्रेसी को एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानती हैं और ये थ्योरीज एथिकल जस्टिफिकेशन देती हैं डेमोक्रेसी का। एथिकल मतलब क्या होता है? मोरल, राइट? मोरली राइट और रॉन्ग, ऐसा जस्टिफिकेशन देती हैं डेमोक्रेसी का। कंटेम्परेरी थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी को एक तरीके से एनालाइज करती हैं करंट सोशियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के बेसिस पर, राइट? कंटेम्परेरी करंट सोशियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के बेसिस पर और एथिकल क्रिटिक्स के बेसिस पर। यानी रिसेंटली डेमोक्रेसी का नेचर कैसा है, बेस्ड अपॉन सोशियोलॉजिकल फाइंडिंग्स एंड इट्स एथिकल क्रिटिक्स। एलिटिस्ट जो थ्योरीज हैं वो ओरिजिनली कहाँ डेवलप हुई थी? ये डेवलप हुई थी ओरिजिनली इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ मेन इन अ सोशल सेटिंग। डेवलप ये पहले सबसे ओरिजिनली सोशियोलॉजी के फील्ड में हुई थी ताकि इंसान का बिहेवियर एक्सप्लेन किया जा सके एक पर्टिकुलर सोशल सेटिंग में, और अब हम इसे पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। इनका इम्प्लीकेशन, इनका असर क्या हुआ पॉलिटिक्स में? इन्होंने डेमोक्रेटिक थ्योरी को चैलेंज किया है। एलिटिस्ट थ्योरी का मानना है इंसान दो तरीके के होते हैं, मेन दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी में। तो देखते हैं वो दो कैटेगरीज कौन सी हैं। पहली कैटेगरी है एलीट और दी माइनॉरिटी। एलीट और माइनॉरिटी बेसिकली किसी भी सोसाइटी में, स्टेट में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में एक इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते हैं, एक वेट एक्सरसाइज करते हैं, राइट? एक फोर्स एक्सरसाइज करते हैं, एक कमांड एक्सरसाइज करते हैं, राइट? प्रीपोंडरेंट इन्फ्लुएंस का मतलब यही होता है, एक वेट इन्फ्लुएंस का होना, राइट? एक फोर्सफुल इन्फ्लुएंस होना विद इन अ कलेक्टिविटी। एलीट कौन होते हैं? बेसिकली जिनकी हाई क्लास बर्थ हुई हो, बड़ी फैमिली से, रॉयल फैमिली से, ठीक है, जो कि कम है, माइनॉरिटी में है, राइट? बट इनका इन्फ्लुएंस वो बहुत ज्यादा है किसी भी कलेक्टिविटी में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में। तो ये है पहली क्लास जो एक सोसाइटी में एक इंसानों की होती है, राइट? दूसरी क्लास कौन सी होती है? दूसरी क्लास होती है मासेस की या मेजॉरिटी की, जिनको ये एलीट कंट्रोल करते हैं या गवर्न करते हैं, ठीक है? मान लीजिए एक सोसाइटी है, ठीक है, वो दो भागों में डिवाइड है। एक जो अमीर क्लास है जिसको हम एलीट क्लास बोल रहे हैं, और दूसरी जो जनरल मिडिल क्लास, लोअर क्लास, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग जो मेजॉरिटी फॉर्म करते हैं। तो ये जो एलीट क्लास है ये बेसिकली इन मासेस को, यानी हमको और आपको, जो मेजॉरिटी है, उनको गवर्न करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, राइट? तो ये दूसरी कैटेगरी के लोग हो गए, द मासेस और द मेजॉरिटी। यही दो कैटेगरीज के लोग फाइंड आउट पाए जाते हैं एक सोसाइटी में। विल्फ्रेडो परेटो एक पहले ऐसे शख्स है जिन्होंने एलीट और मासेस टर्म को यूज किया। किस लिए यूज किया? ताकि वो सुपीरियर और इंफीरियर ग्रुप्स जो होते हैं सोसाइटी में उनको इंडिकेट कर सकें। एलीट टर्म सुपीरियर लोगों के लिए यूज होता है, मासेस इंफीरियर लोगों के लिए यूज होता है सोसाइटी में, इनके अकॉर्डिंग। परेटो का मानना है या वो एक ऐसे कंक्लूजन पर आए जहां पर उन्होंने कहा कि जो एलीट क्लास है, जो सुपीरियर क्लास है, वो अपनी फील्ड में एक तरीके से अपनी एबिलिटी, हाईएस्ट एबिलिटी को शो करती है। जो उनकी फील्ड है वो उसमें अपनी हाईएस्ट एबिलिटी दिखाते हैं, जो भी करते हैं उसमें बहुत ढंग से करते हैं। वहीं जो मासेस हैं, जो मेजॉरिटी है, जो इंफीरियर लोग हैं, वो उनमें एक तरीके से लीडरशिप नहीं है, फियर फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। वहीं जो एलीट है उनमें एक एबिलिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, वो अपनी फील्ड में बेस्ट कर रहे हैं, और यही चीज मासेस नहीं कर पा रहे हैं। ना उनके पास लीडरशिप है, ना उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हिम्मत है, राइट? इसीलिए जो एलीट कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में एलीट उन्हें चलाना चाह रहे हैं, मासेस उन्हीं डायरेक्शन में चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास दम ही नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके या आगे आ सके, ठीक है? उनके पास एक डर है जो एलीट के पास नहीं है, इसीलिए एलीट क्लास उन्हें कंट्रोल करती है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्यूज ऑफ कार्ल मैनहाइम, लेकिन उसके पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को जरूर से शेयर करिएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर आने वाले हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो की सारे नोट्स, सारी स्लाइड्स मेरे टेलीग्राम चैनल लॉ में टीओ लीगल गाइड पर शेयर हो चुकी है, प्लीज उसे ज्वाइन कर लीजिए और उसे भी शेयर कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कार्ल ने इनिशियली सबसे स्टार्टिंग में एलीट थ्योरीज को फासिज्म से रिलेट किया था और दूसरी एंटी इंटेलेक्चुअल डॉक्ट्रीन से रिलेट किया था। फासिज्म एक बहुत ही डेंजरस डॉक्ट्रीन है, ठीक है, मार काट की बात करता है, और बाकी जो एंटी इंटेलेक्चुअल डॉक्ट्रीन्स हैं उससे भी एलीट थ्योरीज को इन्होंने रिलेट किया था सबसे पहले। लेकिन बाद में
लेकिन बाद में इन्होंने एक तरीके से एलीट थ्योरी और डेमोक्रेटिक थ्योरी में एक फ्रेंडली रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, इनके बीच में कंसीलिएशन बैठाने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि अगर सोसाइटी एलिट्स को ये ड्यूटी दे देती है कि वो लोग एक तरीके से जो सोसाइटी की पॉलिसीज है उनको डिजाइन करे, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सोसाइटी अनडेमोक्रेटिक हो चुकी है। मीन्स एक तरीके से सोसाइटी को शेप करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर सोसाइटी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एलीट क्लास को, सुपीरियर क्लास को दे देती है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि सोसाइटी अनडेमोक्रेटिक हो रही है। इन्होंने कहा कि लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो खुद की जो विल है वो अलग अलग इंटरवल्स पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। उनकी जो एक्सपिरेशंस है वो अलग अलग इंटरवल्स पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये कैसे होगा? ये कौन से इंटरवल्स की बात हो रही है? इलेक्शंस की बात हो रही है, राइट? यहाँ पे इलेक्शंस की इनडायरेक्टली बात की जा रही है। अपने आप को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं डेमोक्रेसी में? इलेक्शंस के थ्रू ही एक्सप्रेस करते हैं, हम अपने लीडर्स को सिलेक्ट करते हैं, राइट? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इंटरवल्स का मतलब इलेक्शन से ही है। और इन्होंने कहा कि इतना सफिशिएंट है डेमोक्रेसी के लिए, राइट? डेमोक्रेसी में इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि इतना सफिशिएंट है डेमोक्रेसी के लिए कि लोग अलग अलग लेवल पर, अलग अलग इंटरवल्स पर खुद की एस्पिरेशंस को फील करा सके। इन्होंने ये भी कहा कि डेमोक्रेसी में जो भी लोग अपने लीडर्स को इलेक्ट कर रहे हैं वो अपने लीडर्स को ऑफिस से हटा भी सकते हैं, राइट? उनके पास राइट है अपने लीडर्स को अपने ऑफिस से रिमूव कर देने का कि अब वो हमारे लीडर्स नहीं रहेंगे, या उनको फोर्स करने का कि वो लोग वो डिसीजन ले जो मेजॉरिटी चाह रही है, जो हम चाह रहे हैं, राइट? ये राइट हमारे हाथ में होता है। इन्होंने कहा है कि मैनहाइम ने कहा है कि जो सिलेक्शन होता है लीडर्स का वो मेरिट के बेसिस पर होना चाहिए, राइट? जो जितना योग्य है उसी को वो पोजीशन मिलनी चाहिए, ताकि जो एलीट और मासेस है उनके बीच की जो दूरी है, रिच और पुअर क्लास के बीच की जो दूरी है, सुपीरियर और इंफीरियर के बीच की जो दूरी है वो कम हो सके, वो डिस्टेंस कम हो सके, ताकि हमारे बीच कंपैटिबिलिटी एक आ सके, कंपैशन की फीलिंग भी आ सके। यानी जो हमारे लीडर्स हैं और जिनको वो गवर्न कर रहे हैं उनके बीच एक कंपैशन आ सके। यही चीज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए जरूरी होती है। और अगर ये हो जाएगा तो एलीट रूल और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में जो लड़ाई है वो भी कम हो जाएगी, इनके बीच में भी कंपैटिबिलिटी आ जाएगी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्यूज ऑफ जोसेफ ए स्कम्पेटर। इन्होंने कहा जो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है उनको उनके इंस्टीट्यूशंस के बेसिस पर डिफरेंशिएट करना चाहिए, डिस्टिंग्विश करना चाहिए। स्पेशली उन्हें इस बेसिस पर डिफरेंशिएट करना चाहिए कि वो अपने एक तरीके से जो सुप्रीम लॉ मेकर्स हैं, जो सुप्रीम पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको किस तरीके से अपॉइंट करते हैं और किस तरीके से डिसमिस करते हैं, राइट? मतलब अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को उनके इंस्टीट्यूशंस के बेसिस पर, और जो उनके सुप्रीम पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिसी बना रहे हैं, जो हाईएस्ट लेवल पर बैठे हैं, जो लॉ बना रहे हैं, जो हाईएस्ट लेवल पर बैठे हैं, उनको किस तरीके से अपॉइंट किया जा रहा है, किस तरीके से डिसमिस किया जा रहा है, इस बेसिस पर डिसाइड करो कि कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं। इनके अकॉर्डिंग डेमोक्रेटिक मेथड एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है जहां पे कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन अगर लेना हो तो वो लोगों के वोट से लिया जाता है। एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल होता है जहां पर कुछ भी चीज डिसाइड करने के लिए लोगों का वोट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो लीडर ही लेता है। अगर आप देखो तो हम अपने लीडर को एक बेसिकली चूज करते हैं कि आप हमारे बेसिस पर अब सारे पॉलिटिकल डिसीजंस लोगे, राइट? तो एक इंडिविजुअल को पावर कैसे मिली? हमारी वजह से मिली। जब हमने उसे वोट दिया तब ये डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो उसके हाथ में आई, है ना? जो भी हमारे डिसीजंस ले रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स, ये पावर उनके हाथ में किसने दी है? हम ही ने दी है, राइट? हम ही ने दी है। उन्होंने एक आपस में कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल किया हमारे वोट्स पाने के लिए, ताकि वो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस कर सके, उनके पास ये पावर आ सके डिसीजंस लेने की। तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉलिटिकल डिसीजंस डेमोक्रेसी में कौन लेता है? लीडर्स लेते हैं, हम लोग नहीं। हम सिर्फ उन्हें इलेक्ट करते हैं ताकि वो हमारे बेसिस पर डिसीजंस ले सके। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में कौन डिसीजंस लेता है? पॉलिटिकल लीडर्स डिसीजन लेते हैं, लोग डिसीजन नहीं लेते हैं। एक तरीके से कंपटीशन चलता है लीडर्स के बीच में ताकि उनको हमारा वोट मिल सके और वो उस पोजीशन पर पहुंच सके। तो इन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी लोगों की गवर्नमेंट नहीं है, ना ही डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहां पे लोगों की विल एक्सप्रेस की जा रही है या उनकी एस्पिरेशंस एक्सप्रेस की जा रही है। ऐसी भी गवर्नमेंट नहीं है डेमोक्रेसी।
बल्कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहां पे कुछ रूलर्स का एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ रूलर्स को हम बाकी कॉमन पीपल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है। और इन्होंने ये 5th पॉइंट में बहुत अच्छी बात की है, एक तरीके से मैं भी मानती हूं। रोल ऑफ द कॉमन पीपल इज रिड्यूस्ड टू चूजिंग द रूलर्स। हमारा रोल कितना है डेमोक्रेसी में? हम सिर्फ अपने लीडर्स को चूज ही तो करते हैं जब इलेक्शंस आते हैं, राइट? हम उससे ज्यादा क्या कर रहे हैं डेमोक्रेसी में? बेसिकली ऊपर ऊपर से देखो, अगर मेजर पार्ट देखो तो मेजरली हमारी ड्यूटी क्या है एज अ कॉमन पीपल? हम सिर्फ अपने लीडर्स को चूज ही तो कर रहे हैं। बहुत सारे लीडर्स हैं, कॉम्पीटिंग एलिट्स हैं, जो उनको कॉम्पीटिंग एलिट्स मान लो, जो आपस में कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, वो सुपीरियर क्लास के और आपस में कॉम्पिटिशन कर रहे हैं कि हम नेता बनेंगे, हम नेता बनेंगे, इनका वोट हमको मिलेगा। तो वो उन कॉम्पीटिंग एलिट्स में से जो हम हैं, जो मासेज हैं, बस चूज कर रहे हैं उन्हें, और यही डेमोक्रेसी कहलाती है। ये इनका कहने का मतलब है 5th पॉइंट में। लोगों का रोल सिर्फ अपने लीडर्स को चूज करने तक ही है। जो एक बहुत अच्छा फीचर है डेमोक्रेसी का जिनकी इन्होंने बात की है, वो ये है कि ये लीडर्स को, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको एब्सोल्यूट पावर नहीं देती है, उनको पूरा पूरा कंट्रोल कभी भी ये नहीं देती है। लीडर्स को ऐसी पॉलिसीज डिजाइन करनी पड़ती है ताकि उनको और ज्यादा सपोर्ट मिले लोगों का, राइट? अपने ओपोनेंट से ज्यादा सपोर्ट वो लोग ऑब्टेन कर पाए। फिर भी अल्टीमेट कंट्रोल लीडर्स के हाथों में ही रहता है और लोग सिर्फ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। लीडर्स को बेसिकली वोट्स ही चाहिए रहते हैं, राइट? और जितनी अच्छी वो पॉलिसीज लेकर आएंगे, जितने ज्यादा लोगों को उससे फायदा होगा, उतने ज्यादा उनको वोट मिलेंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्यूज ऑफ रेमंड एरन। इन्होंने एक एडवांस्ड वर्जन दिया है डेमोक्रेटिक थ्योरी का, जो कि एलीट थ्योरी के साथ जाके कंबाइन हो जाती है। इनके अकॉर्डिंग लिबरल डेमोक्रेसी में हमें क्या देखने को मिलता है? लिबरल डेमोक्रेसी में हमें चेक्स एंड बैलेंसेस देखने को मिलता है। यानी जो एक फॉर्म है गवर्नमेंट का, वो जो एक इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का, वो दूसरे इंस्टीट्यूशन पर बेसिकली नजर रखे हुआ है। एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है कि कहीं वो इंस्टीट्यूशन कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, राइट? इस पर नजर रखे हुआ है। इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। और यहाँ पे प्लूरैलिटी है एलिट्स की। इन्होंने कहा है जो सोवियत टाइप की सोसाइटी है, उसको आप कम्युनिस्ट पार्टी जैसी सोसाइटी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी में एक तरीके से यूनिफाइड एलिट हमें देखने को मिलता है, यानी सुपीरियर क्लास यूनिटी में रहती है। वहीं पे वेस्टर्न टाइप ऑफ सोसाइटी, जिसको कि हम लिबरल डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, वहां पे हमें डिवाइडेड एलिट देखने को मिलता है, यानी उनके बीच इतनी ज्यादा यूनिटी नहीं है, जिसकी वजह से प्लूरलिस्टिक सोसाइटी इमर्ज होती है। प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में बेसिकली अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कल्चर इंटरेस्ट के लोग रहते हैं। अब जहाँ पे प्लूरलिटी होगी, सुपीरियर लोगों की प्लूरलिटी ऑफ एलिट्स होगी, वहां पे एक तरीके से गवर्नमेंट लोगों के लिए काम कर ही नहीं पाती है। गवर्नमेंट एक तरीके से बिजनेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, राइट? सिर्फ अपने लिए काम करो, एक सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काम करो, वो बन जाती है गवर्नमेंट। अब जो लोग पावर में है गवर्नमेंट में, उनको अपनी प्रिकेरियस पोजीशन का अच्छे से अंदाजा है। प्रिकेरियस मतलब होता है डेंजरस या अनस्टेबल, राइट? उन्हें कभी भी हटाया भी तो जा सकता है ना। डेमोक्रेसी में आपने देखा है क्या होता है। उनको पब्लिक ओपिनियन का भी डर रहता है कि अगर हमने पब्लिक के अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो हमें उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, ये भी उन्हें डर रहता है। प्लस ये भी डर रहता है कि ऑपोजिशन भी हम पे नजर रखी हुई है, ऑपोजिशन को इतना लाइटली नहीं लेना है, राइट? ये दो फियर इन लोगों के माइंड में रहते हैं जो लोग पोजीशन पर रहते हैं, जिसकी हमने बात की। सो अकॉर्डिंग टू एलिटिस्ट थ्योरी, जो इनिशिएटिव है, ठीक है, जो कंट्रोल है, वो एलिट के हाथ में ही रहता है। जितनी भी आप बात कर लो, इतना कुछ होता है, पॉलिटिकल लीडर्स रेप करते हैं, इतने हीनस क्राइम्स करते हैं, डेंजरस क्राइम्स करते हैं, ठीक है, हल्ला होता है, बहुत कुछ होता है, बट अल्टीमेट पावर यार किसके हाथ में है? लीडर्स के ही हाथ में है। मासेस सिर्फ उन्हें चूज कर सकते हैं। हम आप मिलकर, मेजॉरिटी मिलकर सिर्फ अपने लीडर्स को चूज कर सकती है, बट एक बार वो पोजीशन पर आ गए, उस पोजीशन पर आ गए, फिर अल्टीमेट डिसीजन यार उन्हीं का होने वाला है। अब हम डिस्कस करेंगे व्यूज ऑफ जियोवनी सर्टोरी, लेकिन मेरी इंस्टा आईडी लॉ पीप्स को जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव रील्स आते हैं वहां पर। कोई डाउट है तो डीएम करके आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं वहां पर। और अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। टेलीग्राम प्लीज ज्वाइन कर लेना, वहीं पे सारे नोट्स आने वाले हैं। इनके व्यूज इस कंप्यूटर से काफी ज्यादा मिलते हैं। देखो ये चीज इन्होंने भी कही है कि डेमोक्रेसी क्या है, बेसिकली कि एक प्रोसीजर है जहां पे लीडर्स आपस में कंपटीशन कर रहे हैं वोट्स के लिए। और ये कंपटीशन कहां पे हो रहा है? इलेक्शंस में हो रहा है, राइट? ये लोग इलेक्शंस में कॉम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे पर, ताकि इनको अथॉरिटी मिल सके हमें गवर्न करने की, हमें चलाने की, हमें कंट्रोल करने की, राइट? यही चीज कुछ कुछ इस कंप्यूटर में कही थी, आप जाके पीछे वापस से सुन सकते हो। और इन्होंने कहा है कि एलिट्स का जो रोल है उससे ये साबित नहीं होता कि डेमोक्रेसी इम्परफेक्ट हो गई है।
बल्कि जो एलिट्स हैं वो डेमोक्रेसी का कोर है, डेमोक्रेटिक सिस्टम का कोर है एलिट्स। सर्टोरी ने कहा है जो ये हम सेल्फ गवर्निंग पीपल की बात करते हैं कि लोग खुद को गवर्न करते हैं डेमोक्रेसी में, ये सिर्फ एक भ्रम है। इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट इज नेसेसरीली द बिजनेस ऑफ कॉम्पिटेंट लीडर्स, यानी गवर्नमेंट में कॉम्पिटेंट लीडर्स ही रह सकते हैं, उन्हीं की जरूरत होती है गवर्नमेंट में। ठीक है, लोग सिर्फ खुद को कब गवर्न करते हैं, जब इलेक्शंस में वो लीडर्स को अपने चुनते हैं, सिर्फ तभी उनके पास ताकत रहती है। इन्होंने कहा है डेमोक्रेसी को एक तरीके से सबसे ज्यादा खतरा किस चीज से है, लीडर्स से खतरा नहीं है डेमोक्रेसी को, कि लीडरशिप कैसे एक्सरसाइज की जा रही, कौन लीडर्स है, उससे खतरा नहीं है। डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब लीडर्स ही नहीं रह जाएंगे। एब्सेंस ऑफ लीडरशिप एक तरीके से बहुत बड़ा खतरा है डेमोक्रेसी को, क्योंकि उसके बाद लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं रह जाएगा, लोगों को एक तरीके से डायरेक्शन देने के लिए कोई नहीं रह जाएगा। राइट, लोगों को बताएगा कौन कि किस डायरेक्शन में आपको चलना है, कौन सी पॉलिसी को आपको फॉलो करना है, कौन से लॉज आने वाले हैं। ठीक है, एब्सेंस ऑफ लीडरशिप सबसे बड़ा खतरा है डेमोक्रेसी को, ना कि लीडरशिप किस तरीके से एक्सरसाइज की जा रही है। कम से कम लीडरशिप है तो ना लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई। सोचो कोई कंट्रोल करने के लिए ना रह जाए, गवर्नमेंट ही ना रह जाए तो क्या होगा। जो एंटी डेमोक्रेटिक एक तरीके से एलिमेंट्स है सोसाइटी में, वो पूरी सोसाइटी को बर्बाद कर देंगे। इन्होंने ये भी कहा कि लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है पब्लिक को एजुकेट करने में, उनके ओपिनियन को एजुकेट करने में, ताकि पब्लिक अपना ओपिनियन फॉर्म कर पाए। क्योंकि जब तक लीडरशिप नहीं रहेगी तो लोग इतना ज्यादा एनलाइटेंड नहीं होते हैं, लोगों को इतना ज्यादा पता नहीं रहता उनके राइट्स के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।